तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर नगर निगम के तमाम दावे फेल होते हुए शुरुआत में नजर आ रहे हैं। मॉनसून की शुरुआत तक नहीं हुई है और ये हालात हैं। जब मॉनसून शुरू होगा, तेज बारिश होगी, तो हालात क्या होंगे, इन तमाम सवालों को लेकर आज चर्चा शुरू करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी, भाजपा प्रवक्ता, फोन लाइन में जुड़े हुए हैं। गिरिराज किशोर जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम पंचोली जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और दीपक रावत जी, ओकेडी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का इस चर्चा में स्वागत है। प्रेम पंचोली जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बयान सुने यहाँ पर नगर आयुक्त के, आपने यहाँ पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के बयान सुने बारिश को लेकर और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, क्या समझ में आ रहा है कि क्या तैयारियां मानसून की हैं इस बार? देखो, मानसून हर साल आता है और हमको हर साल अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है जी। लेकिन जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, सौंदर्य की बात करते हैं, सुंदरता की बात करते हैं, व्यवस्था को व्यवस्थित करने की बात करते हैं, तो मुझे तो बड़ी हैरानी हुई। दोनों के जो बयान थे, गौरव कुमार जी और मधु भट्ट के जो बयान थे, हैरानी करने वाले बयान थे। एक मधु भट्ट तो अपना एक्टिविटीज़ को गिना रहे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री फलाने हैं, ये हैं, सो हैं, और मुझे लगता है कि मधु भट्ट को ये पता नहीं कि सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री कैसे हैं। उत्तराखंड के अगर वो मुख्यमंत्री, तो उत्तराखंड के लोग जानते हैं उनको, आपको उनका प्रचार करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, गौरव कुमार जी एक दूसरे के सिर पे ठिकरा फोड़ रहे हैं। वो तो ये कहानी हो गई ना, कृष्ण मक्खन खाता था और डर के मारे बोलता था कि और ग्वालों ने खाया। और ग्वाले क्यों खाएंगे? घर में तो मक्खन उन्हीं का है, उन्हीं के घर में कोई ग्वाले तो आते नहीं थे, खाता तो कृष्ण था जी। तो इनको ये समझ में नहीं आती बात कि PWD का ठिकरा स्मार्ट सिटी PMDDA के ऊपर, MDD का ठिकरा नगर निगम के ऊपर। अरे भाई, जब तुम सभी लोग काम कर रहे हैं तो तुम्हें बताया किसने काम कैसे होना है? कभी भी हमारे अफसरों ने, हमारे नेताओं ने ये नहीं बताया कि जब कोई प्रोजेक्ट बनता है, चाहे वो निर्माण का हो, सॉफ्ट हो, हार्ड हो, जो भी प्रोजेक्ट, विकास के कामों के लिए जो भी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, कभी इन्होंने नहीं बताया कि उस आदमी ने आइडिया दिया था, और कभी ये भी नहीं बताया कि हमने उस आइडिया रखने के लिए, आइडिया लेने के लिए फलाना व्यक्ति नियुक्त किया है। मोटी मोटी सैलरी जा रही है, सैलरी नहीं तो उसको रिसोर्स पर्सन का जो क्या मानदेय बोलेंगे हम उसको, या ऑनरेरियम जिसको बोलेंगे, लेकिन बड़ा ऑनरेरियम है वो, बोलने के लिए है वो ऐसा। तो इनके समझ में बात आती नहीं है। देहरादून की जितनी छोटी बड़ी नदियां हैं, सबसे पहले तो इनका सुधार होना चाहिए था कि इनकी किनारियां ठीक कर देनी चाहिए थी, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो है ईस्ट और वेस्ट कैनाल है, उनको बंद नहीं करना चाहिए था, और जितनी भी यहाँ पे नालियां और जो भारी नालियां, बड़ी बड़ी नालियां हैं, उनमें से कौन सी नाली बंद करनी, कौन सी खुली रखनी है? पूरी नाली को पाट देना है या कहीं कहीं से खुला रखना है? माना कि हमने नालियां बिल्कुल पाट दी, और जब हमारे यहाँ मानसून ने, बरसात ने, तो सड़क 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, सुबह जब रात खुलती है ना, तो साफ दिखती है। उस दिखने के लिए नहीं है। जब सारी नालियां पाट दे और ऊपर से बारिश हो रही है, तो बारिश तो ऊपर आएगी ना वहां पर। और ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सारा स्लोप में ऐसे सब जगह से तो पानी बह करके कहीं जा रहा है, कहीं भरता है। पहाड़ है ये तो दून है, छोटी मोटी पहाड़ी, ऊपर नीचे आप जब जाएंगे तो कभी कभी यूं चलना है, फिर नीचे उतरना है। इस तरह की जो देहरादून की जो बनावट है ना, उसको समझने के लिए जो रिसोर्स पर्सन इन्होंने रखे हुए ना, वो यहाँ के नहीं है। मैंने कई बार आपके चैनल पे कहा, वो यहाँ के नहीं है, वो नहीं जानते हैं। उनको ये पता नहीं कि भेड़ की ऊन का जो कपड़ा है उसको कब पहना जाता है। उनको ये बिल्कुल, वो देहरादून के लोग पहनते हैं, जो देहरादून के मूल निवासी हैं, वो भेड़ की ऊन से बने हुए कपड़ों को पहनते हैं। जो उत्तराखंड के लोग हैं वो पहनते हैं, लेकिन ये लोग नहीं पहनते। इनको क्या पता, ये बोली खुजली होती इससे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक नालियों का वैज्ञानिक विधि से उस नालियों को ठीक नहीं किया जाएगा, आप कितने ड्रेनेज के सिस्टम बना दीजिए ना, जैसे आजकल लिख रहा है यहाँ हैवी ड्रेनेज कार्य चल रहा है, गुणवत्तापूर्वक चल रहा है, रोको थोड़ी देर के लिए, जगह जगह जो चल रहा है, आप कितने ही आधुनिक बना दीजिए, लेकिन जब तक पानी के निकासी की सही तरीका, जो देहरादून में सही तरीका हो सकता है। मुझे तो याद है कि जब ईस्ट कैनाल रोड पे हम लोग, मैं बहुत पहले जब हम देहरादून आते थे तो खुली थी, बरसात का पानी उसमें बह करके चला जाता था, रुकता नहीं था। पानी जब रुकता है ना, वो सारा काम खराब कर देता है, कई सारी चीजें खराब कर देता है। तो अभी भाजपा हो या कांग्रेस हो, पिछले 24 साल में किसी ने ये नहीं बताया कि किसने बोला कि ऐसा बनाओ। ठीक है, जरा हिम्मत है तो बता दीजिए। संजीव वर्मा जी, आप ही से सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग मुख्यमंत्री का नाम लेकर तो कह देते हैं कि निर्देश दिए, लेकिन असल में काम की जिम्मेदारी किसकी आप लोग अभी भी नहीं बताते हैं। क्या कहेंगे मुख्य आयुक्त के जो बयान है नगर निगम आयुक्त का, उसको लेकर?
देखिए, सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए तमाम तैयारियां पहले से कर रखी हैं और जिस तरह से अभी आपने कहा, जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है हमारा, वो भी पहले की अपेक्षा यदि हम कंपैरिजन करें पूर्व से, तो बहुत अधिक उसके अंदर हमने एक तरह से काफी हम आगे बढ़े हैं। और जिस तरह से यदि आपको कुछ सालों पहले का अनुमान हो, तो दर्शन लाल चौक और हमारा सर्वे चौक और इस तरह की कई सारी ऐसी सड़कें थी जो बरसात, छोटी सी बरसात में ही वहां पर वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाया करती थी। आज हमारा ड्रेनेज सिस्टम इतना स्मार्ट सिटी के चलते इतना चुस्त दुरुस्त हुआ है, बड़े बड़े नाले और जो पानी का एक बहाव की उचित व्यवस्था नहीं थी, तो प्रॉपर स्लोप देने का काम और प्रॉपर जो ड्रेनेज का काम, जगह जगह सड़कों पर जो हम एक जाल, लोहे के जाल बिछाए हैं ताकि सड़क पर जितना भी पानी आए वो वहीं से जाल के माध्यम से रिस कर वो जो अंडरग्राउंड पाइप है उससे सीधा का सीधा नदी में और नालों में पहुंच जाए, जिसकी वजह से सड़कों के ऊपर पानी जमा नहीं होगा। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था कर रही है। और देखिए, जिस तरह से अभी बरसात का सीजन चालू हो गया है, किसी भी प्रकार की कोई जान माल की हानि ना हो, उसके लिए सरकार ने पहले जो नदी नालों के आसपास लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उनको भी एक हिदायत दी है कि बरसात के सीजन में आप थोड़ा प्रिकॉशन लें और किसी भी तरह की जान माल की हानि ना हो। उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम जो हमारी बचाव दल हैं, उनको भी पूरी तरह से मुस्तैद रहने का सरकार ने एक जो निर्देश दिए हैं। तो मैं सोचता हूँ सरकार अपनी तरफ से बहुत बेहतर से बेहतर काम कर रही है। और उसमें मैं अपने प्रदेश की जनता से एक आग्रह जरूर करना चाहता हूँ, पॉलीथीन का आप पूरी तरह से उपयोग बंद कीजिए, क्योंकि पॉलीथीन की वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारा, वो उसके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और नालियों को चौक होने में सबसे जो बड़ी भूमिका है वो पॉलीथीन की होती है। तो मैं सोचता हूँ सरकार तो काम कर रही है, लेकिन जन सहयोग भी इसके लिए अपेक्षित है और सबको सहयोग भी करना चाहिए सरकार का। ये शहर आपका है, इसकी जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उतनी हमारी है, हम सबकी भी। ठीक है, गिरिराज किशोर जी, क्या कहेंगे उन बयानों को लेकर जो अभी आपने सुने, चाहे वो नगर आयुक्त का हो या फिर राज्य मंत्री का हो? देखिए दिव्यदर्शनी जी, मानसून की पहली बारिश जो है, पहली बारिश ने दस्तक दी है समूचे उत्तराखंड में। आपदा प्रबंधन जो इनका तंत्र है, वो दिव्यदर्शनी जी पहली बारिश मानसून की ये बताती है कि ये तंत्र पूरा इनका फेल है सरकार का। उसके पीछे जो कारण है दिव्यदर्शनी जी, जितनी भी डिबेट्स होती हैं, अगर वनाग्नि पे अगर डिबेट हुई तो यही बात सामने आई कि निश्चित रूप से अगर सरकार अगर अलर्ट मोड में हो, अलर्ट अगर सरकार 2 महीने 3 महीने पहले अगर हो जाए उस वनाग्नि से पहले, तो वो जंगल जो आज हमारा पूरा जो है जंगल खाक हो चुका है, करोड़ों पेड़ उसमें जल चुके हैं, वाइल्ड लाइफ जल चुकी है, तो वो स्थितियां क्रिएट ना हो। अगर सरकार संवेदनशील हो, अगर सेंटिमेंटल, अगर वाकई सेंटिमेंट्स और इमोशंस रखती है सरकार, तो निश्चित रूप से ये जितनी भी चीजें हैं, 4 धाम यात्रा में ये लोग फेल हो चुके हैं। शुरू में आप देखिए किस तरह की लैकुनास थी, किस तरह की इनकी तरफ से जो है अव्यवस्थाएं थी, आप देखिए लचर अव्यवस्थाएं थी। हम लोग वाकई निश्चित रूप से हम ये सोचते हैं कि आज अभी स्टेटमेंट भी अभी मैं सुन रहा था उनके स्टेटमेंट, जो आयुक्त है हमारे, आप ये सोचिए कि सरकार जो है आज पूरी तरह से जो ब्यूरोक्रेट जो है उत्तराखंड शासन में, जो जितने ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए, सेक्रेटरी जितने बैठे हुए, आईएएस जितने बैठे हुए, ये लोग सुनने को तैयार नहीं है सीएम साहब के, मुख्यमंत्री जो यहाँ पे। आप सोचिए, लगाम नहीं है सरकार की ब्यूरोक्रेट के ऊपर। आज इस तरह के बचकाना स्टेटमेंट्स में अभी सुन रहा था, क्या स्थितियां हैं। आप सोचिए कि जल भराव की जो स्थिति है, मैं तो आज
दून यूनिवर्सिटी जो बंगाली कोठी से दून यूनिवर्सिटी के दूधली की तरफ जो रोड जाती है, आप जाइए, आप देखिए वहां क्या स्थितियां है। मुझे ढक्कन खुले हुए मिले वहां, जो सीवरेज जो सिस्टम इन्होंने अभी, जिसके बारे में पिछली बार भी हम डिबेट कर रहे थे दिव्यदर सुनी जी, उस डिबेट में ये अलर्टनेस वाली बात हो रही थी 1 महीने पहले कि वाकई आप लोग अलर्ट हो जाए, आप 70 और 80% उसको कंप्लीट कर लें। लेकिन आज आयुक्त महोदय जो अभी बोल रहे थे 70 और 80% काम हो चुका है, 20% रह गया। आप जब तक ड्रेनेज सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे। और एक चीज और है दिव्यदर्शनी जी, मैं आपको बताऊं, आज जो है सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज जितने भी हमारे, चाहे हमारा बिंदाल हो, चाहे रिश्पना हो, छोटे से छोटे नाले हो, आप चैनलाइज नहीं करोगे उसको। बरसात से पहले कम से कम उसका 2 महीने पहले, 3 महीने पहले उसका समतलीकरण होता है, चैनलाइज उसको किया जाता है। आपके जितने भी आपकी जो वॉल्स हैं उसमें जो लगी हुई है, बाउंड्रीज जो उसकी हैं, उनको ठीक किया जाता है, दुरुस्त किया जाता है, उसमें क्रैक्स बने हुए सारे। अभी आने वाले समय में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस पे पूरा मंथन करेगी कि सरकार को किस तरह से जो है आने वाले समय में, वाकई अभी समय बड़ा लंबा है, अभी शुरुआत है इसकी, शुरुआत में जो इनकी पोल खुली है सरकार की, और आज क्लैरिफिकेशन पे क्लैरिफिकेशन दिए जा रहे हैं इनके प्रवक्ता, आप देखिएगा। ठीक है, उस पे भी चर्चा आज स्पष्टीकरण पे स्पष्टीकरण है इनकी तरफ से। दीपक रावत जी, क्या कहेंगे तस्वीरें देखकर? और हालांकि ये तस्वीरें कई जगहों से आई हैं, देहरादून की हम बात कर रहे हैं क्योंकि स्मार्ट सिटी है, नगर आयुक्त के बयान और राज्य मंत्री के बयान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुनूं, नगर आयुक्त की बात सुनूं और जो राज्य मंत्री हैं मधु भट्ट, उनकी बात सुनूं, तो एक चीज तो समझ में आती है कि सब आपस में पल्ला झाड़ रहे हैं। जो समस्या है, उस मूल रूप से समस्या है, उसके निदान की बात कोई नहीं कर रहा। अब आप देखिए कि पहली ही बारिश में सरकार के दावों की पोल खुल चुकी है, और अभी तो बरसात की शुरुआत हुई है, और ये तब है जब ये जो बरसात है कम से कम 10-15 दिन बाद मानसून पहुंच रहा है। अन्यथा पूर्व में हमने देखा है कि 15 जून तक, 15-16 जून तक मानसून की स्थिति आ जाती थी, प्री मानसून बारिश हो जाती थी, फिर आ जाता था। इतने समय मिलने के बावजूद भी अगर वर्तमान सरकार के शासक और प्रशासक दोनों ही एक दूसरे पे अगर आरोप कर रहे हैं, प्रत्यारोप कर रहे हो, या इनके जो विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, नगर निगम हो, ये सारे विभाग अगर आपस में समन्वय करके काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका नतीजा यही होगा जो आप दिखा रही हैं। आप ये देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जो हरिद्वार की जो पहला चित्र आपने देखा होगा, जहां वो गाड़ियां बह रही हैं, आप कभी किसी की अंत्येष्टि में जाएंगे उस खड़गड़ी में, तो सूखी नदी है वो, लेकिन उसके दोनों ये पहली घटना नहीं है, पिछले साल भी वहां पर ये बरसात में जो गाड़ियां थी वो बही थी, कोई भी चेतावनी जारी नहीं, बोर्ड नहीं लगा हुआ है वहां पर। अगर वहां पर अगर इतना ही चुस्त दुरुस्त प्रशासन था तो वहां पर बोर्ड लगाता। यही हालत इनकी सब जगह यहाँ पर है। दावे कर रखे थे कि हमारे जो नालियां हैं, जो हमने नालियां खोदी हुई हैं, उसको हमने भर दिया है, नालियां हमने साफ कर दी हैं, जितनी गंदगी सब साफ कर दी है। नतीजा क्या है उसका? पहली बारिश आई है और आप देखिए जल भराव की वो जो समस्या लगातार हर जब मानसून आता होता है, इस बार भी आई है। तो सरकार के दावों की तो पोल खुल गई। एक तरफ तो सरकार ये दावा करते हैं कि मुख्यमंत्री बड़े सहज है, मुख्यमंत्री की बड़ी चिंता है, मुख्यमंत्री जी ने पहले ही आदेश दिए थे। तो वो कौन अधिकारी है, वो कौन प्रशासक है जो मुख्यमंत्री जी की बात को नहीं मान रहे? तो इसका मतलब ये जरूर है कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ चिंता जाहिर करते हैं, पर मुख्यमंत्री की बात को तवज्जो यहाँ के अधिकारी नहीं दे रहे। तो यदि अगर विपक्ष कहता है कि यहाँ का जो प्रशासक है, जो अधिकारी वर्ग है, वो बेलगाम हो चुके हैं, वो जो नेता हैं उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो क्या गलत बोलता है? आप बताइए कि मुख्यमंत्री 2 महीने पहले कह देता है कि सारी व्यवस्थाएं कर दी जाए, और आज भी कहते हैं 80%, और अभी आपने जो बाइट चलाई है उसमें उन्होंने कहा 80% काम हो गया और 20% हमें 1 हफ्ता दीजिए। आप 1 हफ्ता आपको और चाहिए, ये नगर आयुक्त कहते हैं, और मैं आपके चैनल में बोल रहा हूं, ये इस महीने नहीं, अगले साल अगर फिर मानसून आएगा इनकी स्थिति यही रहेगी। क्योंकि इनकी ये जो सोई हुई कुंभकर्ण नींद में सोई हुई सरकार है ना, इनको सिर्फ मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, समाचारों में सुर्खियों में बने रहना आता है, लेकिन धरातल में, वास्तविकता में ये काम नहीं करते हैं। अगर काम किया होता, सभी ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया होता, तो आज इस प्रदेश में और खासतौर पर देहरादून के स्मार्ट सिटी में इस तरह के चित्र नहीं आते जो आप विजुअल दिखा रही हैं। इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो वर्तमान सरकार की है। बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी, यहाँ पर हर बार कोई भी मुद्दा हो, यहाँ पर इतने मंत्री हैं कैबिनेट में, अलग अलग जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, और नाम आता है मुख्यमंत्री का कि मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। तो साहब, यही सवाल सबसे बड़ा है कि जब मुख्यमंत्री ने सारे काम करने हैं, ड्रेनेज सिस्टम भी मुख्यमंत्री ने ठीक करना है और आपदा प्रबंधन तंत्र को भी उन्होंने कसना है, तो फिर मंत्रियों की जरूरत क्या है इस प्रदेश में? फिर तो मंत्रियों का सारा चार्ज मुख्यमंत्री को ले लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ये एक बहुत
तकनीकी व्यवस्था है, इसको समझना बहुत जरूरी है आम लोगों के लिए। जब मुख्यमंत्री सारे अधिकारियों के, सारे मिनिस्ट्री की या कैबिनेट की बैठक लेते हैं तो सारे अधिकारी काम, क्या हमारे देश की जो व्यवस्था है ना उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो सुधार लाने की जरूरत है। वो क्या करते हैं कि अपने आंकड़े फिट करके एक प्रेजेंटेशन कर देते, हमने ये किया ये किया ये किया, अच्छी फोटो डालकर ये देखो इसका आउटपुट ये आया, इसका ये आया। अच्छा ये हो कि जो हमारे नीति निर्धारक हैं जी। उन्होंने क्या सलाह दी कि स्मार्ट सिटी कैसे बनना चाहिए, जल भराव से कैसे हमको निजात मिले। हर बरसात में जल भराव होता है, ये देहरादून की बात नहीं, पूरे देश में देखिए आप, जब से सीमेंट का प्रचलन बहुत ज्यादा है विकास के साथ, मतलब जैसे जैसे विकास आगे बढ़ा वैसे वैसे सीमेंट एक कदम उससे आगे बढ़ा, विकास से 2 कदम आगे सीमेंट का कट्टा रखा हुआ कि इसको पोतेंगे तो विकास होगा, स्मार्ट सिटी बन जाएगी। बिल्कुल गलत है। आप जहां पर रहते हो, जो भी जितने भी लोग हम जहां पे रहते हैं, वहां की जो नेचुरल व्यवस्था है उसके अनुरूप हमको विकास करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि संदर्भ व्यक्ति कौन है, यानी कि मैं इन्हीं की भाषा में कहूं कि जो हमारे पॉलिसी मेकर है ना वो कौन है। अरे भाई, एक बार पॉलिसी बनाने के लिए अगर भाजपा की सरकार है, तुम भाजपा के साथ मीटिंग कर लो, भाजपा कार्यकर्ताओं ने डर के मारे अपने नंबर बाजार यस पे यस कर दिया तो वो नीति नहीं बनती है। आपको पब्लिक डोमेन में आना पड़ेगा, उनको पूछना पड़ेगा। अगर देहरादून स्मार्ट सिटी के लिए कभी इन्होंने देहरादून के लोगों से बात की, देहरादून लोगों को पूछेंगे तो वो साफ बोलेंगे कि यहाँ की नहरों को ओपन करो। अगर देहरादून के आम लोगों से पूछेंगे तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया कि जो सरकार चलाती है, जो दल सरकार चलाता है, ब्यूरोक्रेट्स उन्हीं के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करते हो, कार्यकर्ता अपना नंबर बढ़ाने के लिए ताकि हमारे मुख्यमंत्री पे आंच ना आए, यस कर देते हैं। ये सीखना है राजनीति में। कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं से और अपने प्रदेश की या देश की जनता से नाराज नहीं होते हैं। वो चाहते हैं कि कोई बोले तो सही कि यहाँ पे समस्या पैदा हो गई है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो सत्ता को चलाने वाले लोग हैं, उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता कभी शिकायत लेके नहीं जाते कि फलाना काम खराब हो गया है। तो ये डर है, अगर राजनीति के हिसाब से सीखना है, जो ये डर है ये खत्म हो चुका है। और ये खत्म इसलिए हुआ कि जब से हम राजनीति की जब पाठशाला पढ़ते हैं ना, तो पहली पाठशाला डिग्री कॉलेज के चुनाव, छात्र संघ नेता, छात्र नेता होते हैं, तो वहां पर ही हमारी शिक्षा कमजोर हो चुकी है आजकल। और जब कमजोर हो चुकी है तो कभी हम देख रहे हैं कि वो उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस की सरकार रही है, इन्होंने कभी अपने छात्र नेताओं को स्ट्रांग नहीं बनाया, उनको नए सिखाया। कभी इन्होंने अपने छात्र नेताओं ने बोला कि हमारा सदन चल रहा है, आप आइए, दर्शक दीर्घा में आज छात्र नेता ही बैठेंगे, कभी नहीं बोला। कई छात्र नेता ऐसे कि बड़े बड़े भाषण देते होंगे, लेकिन उन्होंने सदन नहीं देखा, सदन कैसे चलता है। तो ये जो बहुत तकनीकी जानकारियां हैं, ये हमारे अंदर डर पैदा कर रहा है। कभी भी भाजपा के कार्यकर्ता ने ये नहीं बोला कि सर स्मार्ट सिटी का काम खराब होगी। 1-2 विधायकों ने बोला तो मुझे लग रहा है उसके बाद दोबारा नहीं बोला उन्होंने। दोबारा क्यों नहीं बोला उन्होंने? इसका मतलब कहीं से डराया गया ना। और मुझे नहीं लगता मुख्यमंत्री ने डराया होगा। जो ये पूरा एक संगठन को चलाने वाले, संगठन में भी जो नीति निर्धारक हैं और सामान्य तौर पर सरकार में जो नीति निर्धारक हैं, इनमें 36 का आंकड़ा है। ऐसे हैं मुंह ऐसे ना, हम कहते हैं 63 में आओ महाराज, आमने सामने बात करो बैठ करके। तो ये 36 का आंकड़ा इनको हटाना पड़ेगा और उससे सारा घाटा हम लोगों को हो रहा, जो आम लोग जो है उन पब्लिक को इसका घाटा हो रहा, क्योंकि नीति निर्धारकों के, जो संगठनों के नीति निर्धारक और सरकार के नीति निर्धारक, इनके आपस में 36 के आंकड़े हैं, ये आंकड़े बांटने पड़ेंगे। ठीक है, संजीव वर्मा जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। संजीव वर्मा जी, यहाँ पर जो तालमेल की बात कही जा रही है, उससे पहले सवाल ये उठता है कि जब हम आपके राज्य मंत्री का बयान सुनते हैं, वो कहती हैं कि अगर ऐसी समस्या कोई आएगी तो नगर निगम उसे सॉल्व करेगा। ऐसी समस्या आने ही क्यों देनी है? क्योंकि एक बार की प्रॉब्लम नहीं है, हर साल की है। आपने जैसे शुरुआत में कहा कि ऐसी कोई नाली अब बची नहीं है जहां पर जो है प्रॉब्लम हो ड्रेनेज की। तो हमने तस्वीर दिखाई है दर्शन लाल चौक की, सर, वहां पर जो है नीचे से जो बंद कर दिया गया है, कंक्रीट की ऊपर से सड़क बनाई गई है, फुटपाथ बनाया गया, वहां से पानी रिस रहा है, फाउंटेन वहां से निकल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे आप? देवी जी, देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से स्मार्ट सिटी में पूरे इंतजाम किए हैं। मैंने जैसे अभी पहले भी बोला आपसे कि सरकार ने जो जैसे दर्शन लाल चौक है, घंटाघर है, रायपुर सर्वे चौक का जो एरिया है, वहाँ पर इतना पानी होता था कि
स्कूटर डूब जाता था। मैं आपको, आप तो यहाँ पर रही हैं, आपको भी जानकारी होगी, लेकिन आज की तारीख में आप वहाँ उस जगह पे जाइएगा, कितनी मूसलाधार बारिश भी हो जाए, 15 मिनट के बाद आपको ये दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर पानी आया था या नहीं आया सर था। अभी जगह चेंज हो गई है, चंचल डेयरी में जाइए आप, हमारे ऑफिस के पास है, पिछले साल तालाब बना हुआ था वहाँ पे, बसें डूब गई थी। आप तो स्कूटर की बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन दिव्या जी, मैं आपसे केवल इतना इस करके बता रहा हूँ कि स्थितियों में परिवर्तन आया है, और ये सब विकास की वजह से हुआ है, जो हमारे लगातार जो काम चल रहे हैं। लेकिन इस बात को भी कहीं हद तक स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि कुछ जगहें, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि पॉलीथीन की वजह से कुछ जगह प्रॉब्लम आती है। हमने ड्रेनेज तो बिल्कुल थ्रू कर दिया, लेकिन ड्रेनेज वो जो चल रहा है, बीचों बीच कहीं कुछ पॉलीथीन इकट्ठी हो गई या कुछ इस तरह का व्यवधान हो गया, जिसकी वजह से पानी आगे थ्रू नहीं हो पाता, और उसकी वजह से सड़क के ऊपर पानी ओवरफ्लो हो जाता है। और उस चीज को भी नगर निगम, जहां जहां पर भी इस तरह की शिकायतें आती हैं, नगर निगम की हमारी जो जितनी भी टीम है, वो इंस्टेंटली जहां भी शिकायतें मिलती हैं उसको इंस्टेंटली साफ सफाई करने का भी और उसको खोलने का भी काम लगातार करती हैं। और मैं सोचता हूँ बहुत ही शीघ्र में यदि कहीं पर भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको पूरी तरह से दुरुस्त करने का काम भी हमारी सरकार और हमारे प्रशासन करने जा रहे हैं। क्योंकि संजीव वर्मा जी, यहाँ पर सवाल आपने जिस तरह पॉलिथीन के इस्तेमाल की करी, तो लोगों तक पॉलिथीन पहुंचा कौन रहा है? क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन सरकार लगा चुकी है, लेकिन अब भी बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक मिल रहा है, उसका इस्तेमाल हो रहा है दुकानों के लेवल पर भी, उसमें अधिकारी रोक नहीं लगा पा रहे, तो जनता तो जागरूक होने के बाद भी उसे इस्तेमाल कर लेती है। तो ऐसे में आप बोल रहे हैं नालियों में प्लास्टिक फंसा हुआ है, तो सफाई की काम जिम्मेदारी किसकी? नगर निगम की सफाई की जिम्मेदारी है। लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, रोक लगाने की जिम्मेदारी किसकी? प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी भी तो प्रशासन की है ना सर? जी दिव्या जी, बहुत अच्छी बात करी आपने। देखिए, प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है लोगों को जागरूक करने की, और इसी के चलते हमारे नगर निगम के द्वारा अभी जब तक माननीय मेयर श्री सुनील उनियाल गामा जी, जो इस समय निवर्तमान मेयर हैं, अपने कार्यकाल में भी जगह जगह जो सब्जी मंडी और तमाम जो भीड़ भाड़ वाले जितने बाजार हैं, कपड़े के झोले वहाँ पर उन्होंने वितरित करवाए, ताकि और एक संदेश देने का भी काम किया और लोगों से आग्रह भी किया कि आप पॉलीथीन को नकारिए और कपड़े के झोले को अपनाइए। तो मैं सोचता हूँ एक ही जन जागरूकता के जो समय समय पर ये कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो उससे अवेयरनेस भी आती है, और जब सब लोग कपड़े का झोला लेंगे और ये कपड़े के साथ साथ इस तरह के भी कुछ आइटम्स आए हैं जो पानी में डल के डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी कि जितना वो नुकसानदायक की पॉलीथीन है वे उस तरह के वो नुकसानदायक नहीं है, तो उसको हमको अपनाना चाहिए। मैं सोचता हूँ उससे प्रशासन का भी सहयोग होगा और हम कई सारी दिक्कतों से भी हमको निजात मिलेगी। ठीक है, दीपक रावत जी, आप कितना इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो संजीव वर्मा जी ने अभी बोला, प्लास्टिक हो, पॉलिथीन हो, जागरूकता हो, अगर सब काम सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ वजह तो यहाँ पे प्रेम पंचोली जी बचा चुके हैं, लेकिन आप क्या वजह मानते हैं कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी सवाल उठ रहे हैं, तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? दिव्या दर्शनी जी, मुझे तो अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो जवाब दिया उससे लगता है कि अब बहुत जल्द हम इस प्रदेश में पॉलिथीन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर जितना दिशा निर्देश जितना सफाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पॉलिथीन पे जो बात कर रहे हैं, तो ये आज से 6 महीने पहले बोल देते इस प्रदेश में पॉलिथीन फ्री कर दीजिए ना, पॉलिथीन को बंद कर दीजिए बिल्कुल ही। किसने मना किया? अगर आप पॉलिथीन बैन कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए, और खास तौर पे उत्तराखंड में जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, 4 धाम यात्रा में बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको किसने मना किया है इस चीज के लिए? बैंड है। फिर वही बात, आपके और मेरे कहने से बैन थोड़ी होगा दिव्या दर्शनी जी। सरकार प्रशासक कौन है? शासन कौन कर रहा है?
किसने रोकना है? ये कागजों और किताबों में बैन है, पर क्या आप बाजार में देखती नहीं कि पॉलिथीन बिक रही है? क्या आप देख नहीं रही है? जिस पॉलिथीन को ये कारक बता रहे हैं इस पूरे जल भराव का, उसके प्रति अगर जनता को सजग करना है तो कौन करेगा? इनको करना है ना। लेकिन ये यहाँ पर आके स्टूडियो में आके सफाई देने में लगे हुए कि पॉलिथीन का कम यूज करिए। अरे यही बात आप अपने प्रचार में करिए। जितना पैसा मीडिया में धाकड़ धूमी जी के बारे में प्रचार करते हैं, उतना एक प्रचार इसमें भी कर दीजिए। किसने कह दिया आपको? आप सारे शहर में बोर्ड लगाइए, और खास तौर पे आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आप टोटली पॉलिथीन को बंद कर दीजिए ना। अब आपके कहने से अगर मैं ये कहूं कि पॉलिथीन बैन है तो ये सत्यता तो है नहीं। आपको पता है कि आप स्टूडियो से बाहर जाइए, थोड़ा सामान लीजिए, आपको पॉलिथीन मिल जाएगी सामान रखने के लिए। तो ये जो अल्टरनेटिव है ये तब कहा जाता है। आज क्यों याद आ रहा है सरकार को? जब जल भराव, जब मानसून सर पे है, मानसून आ चुका है, जल भराव की समस्या आ गई है, तब ये सारे के सारे इनके विचार अब आज क्यों आ रहे हैं? ये विचार 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, साल भर पहले नीतियों के तहत क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि अब इनकी समस्या का इनको पता चल गया है कि अब इनके हाथ से ये चीजें निकल चुकी हैं। फिलहाल इस मानसून में तो इनके हाथों से चीजें जा चुकी हैं। इसी स्टूडियो में 2 महीने पहले जब इस टॉपिक में बात हुई थी, तो यही माननीय प्रवक्ता साहब ने कहा था हमने ड्रेनेज सिस्टम पूरा ठीक कर दिया है। और आज क्या कह रहे हैं कि हमारा 80% हो गया, 20% रह गया है। और मैं आपके स्टूडियो में बोल रहा हूँ 20% करिए। ये मानसून भी ऐसे ही जाएगा, और ऐसे ही जितनी भी समस्याओं का सामना यहाँ की जनता को करना पड़ेगा। और अभी जितना जल भराव है, उसके बाद डेंगू की समस्या आने वाली है। जहां जहां जल भरा होता है, पानी जहां पर रुकता है, गंदगी रुकती है, उसके बाद जितनी समस्याएं अभी बीमारियों के रूप में हमारे इस दर्द को झेलना पड़ेगा, इस पर्दे को झेलना पड़ेगा, वो भी इसके पीछे पीछे आने वाली है। तो इन सारी चिंताओं को सिर्फ ये कहना कि पॉलिथीन कारक है, या जो नगर निगम का आयुक्त है उनका कहना है कि हमारे विभाग ने तो काम कर दिया था, दूसरे विभाग का काम अभी रुका हुआ है, तो इस समन्वय कौन बनाएगा विभागों के बीच में? बिल्कुल, ये काम तो सरकार का है ना। क्या सरकार के जितने भी विभाग है उनका काम है, काम विपक्ष को तो है नहीं कि विपक्ष जाके उनका कहेगा जी समन्वय करिए। अब अगर सरकार ये कहती है कि विपक्ष का काम है तो हमें बता दीजिए, हम कर देते हैं। अगर आप हाथ तो खड़े करिए, आप कहती हमारे बस का नहीं है। ठीक है गिरिराज किशोर जी, यहाँ पर सुझाव की बात आ रही है। दीपक रावत जी ने जैसे कटाक्ष किया कि सुझाव अब क्यों दिए जा रहे हैं, और हमेशा सत्ता पक्ष ये कहता है कि अगर आपको प्रॉब्लम नजर आ रही तो सुझाव दीजिए। क्या आप लोगों ने सुझाव नहीं दिए थे अपने सरकार का एग्जाम्पल देकर? मैं बिल्कुल दीपक जी से भी अभी एग्री कर रहा हूँ। जो बार बार बात होती है कि सरकार लास्ट मोमेंट में अलर्ट होती है। आज अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता संजीव भाई को सुन रहा था, आप पॉलिथीन की बात कर रहे हैं, एक वो भी एक रीजन है, लेकिन निश्चित ये कहीं गलत नहीं है कि आप 2 महीने 3 महीने पहले जो दीपक जी भी बात रख चुके हैं, आप अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते ना, आप लोगों के बीच में जाते ना, आप सुबह सुबह जो कूड़ा लेने जो गाड़ी आती है इनकी नगर निगम की, उसमें जो भी गाने आप उसमें चलते हैं, आप उसमें एक चीज और ऐड कर देते, पॉलिथीन वाली बात, जो निश्चित रूप से अगर वो पॉलिथीन वाकई हटना चाहिए, इससे मैं भी एग्री करता हूं। पॉलिथीन भी इसमें बहुत बड़ा बाधक होता है ड्रेन में, जो ड्रेनेज है हमारा वो अगर प्रॉपर नहीं हो पा रहा तो उसमें एक वो भी रीजन है। लेकिन भाई वो लास्ट मोमेंट में अगर आप ये बात रखते हैं, जब सारी चीजें सर में आ चुकी हैं, वाकई आपका ड्रेन सिस्टम पूरा कहीं से कहीं तक आपका सुदृढ़ नहीं है, शहर का, स्मार्ट सिटी का, तो निश्चित रूप से आज वो जितनी बातें हो रही हैं कुछ उसका असर क्या होगा। और दूसरी बात यह है कि आप अगर वाकई पॉलिथीन को हटाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप किस तरह की कोई ये प्रशासन की तरफ से होना है। ये लोग अगर निश्चित रूप से अगर कहीं पे कोई मिसयूज कर रहा है, या वाकई अगर ये बात अगर वाकई बैन हो चुकी है, सारी चीजें अगर आप इस पे आप निश्चित रूप से अगर बैन कर चुके हैं इसको, और ये अगर मार्केट में आज भी धड़ल्ले से अगर बिक रहा है पॉलिथीन, तो उसके पीछे एक नाकामयाबी किसकी है? सरकार की। आज आपदा तंत्र इनका पूर्ण रूप से फेल है। आज जितने ब्यूरोक्रेट, जितने अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो पूरी तरह से सरकार को जिस हिसाब से उनका दिशा निर्देशन सीएम साहब का और पूरे मंत्रियों का होना चाहिए। और दिव्येंद्र सुनी जी, एक चीज और बताऊं मैं आपको, मैं इस बीच में सारी चीजों को देख रहा हूं निश्चित रूप से शहर में, शहर की जो स्थिति है स्मार्ट सिटी के नाम पे, दिव्येंद्र सुनी जी, सैकड़ों करोड़ बल्कि हजारों करोड़ रुपए लगभग आ चुके हैं इस शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पे। लेकिन आज जो स्थितियां हैं आप सोचिए, और आज मैं
अभी दीपक जी भी जो बात रख रहे थे, ये निश्चित रूप से है कि आने वाला समय क्या होगा। अभी तो शुरुआत है मानसून की, आप सोचिए। मैं जितना भी मोहकमपुर, जोगीवाला, जितनी भी ब्रांच रोडें हमारी हैं, वहां जाके गड्ढे मुझे मिल रहे हैं, वहां गड्ढों में पानी इस समय इकट्ठा हो चुका है। आप ये सोचिए, ऐसी स्थितियां बना रखी है सरकार ने। और दिव्यदर्शनी जी, मेन चीज, असली चीज, जो असली विषय होता है, जो अभी बात रखी मैंने, कि आज भी ये सरकार जो अलर्ट नहीं है कि हमें चैनलाइज करना है। जितने भी हमें बिंदाल है, चाहे रिस्पना है, जितने भी नाले हैं, उसको चैनलाइज करना है। कल आने वाले समय में अगर वाकई बारिश ज्यादा होती है तो इस तरह का विकराल रूप देहरादून में भी लिया जा सकता है कि आज अब सूखी नदी की जो बात थी, अभी आप देखिए हरिद्वार में कल गाड़ियां बहते हुए नजर आ रही हैं। ये पार्किंग का अभी लगातार जो हमारे प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं, आप पार्किंग पे बात कर रहे थे, मसूरी में पार्किंग, देहरादून में पार्किंग, यहां पार्किंग, वहां पार्किंग। अगर व्यवस्थाएं, सुन लीजिएगा, अगर हरिद्वार में भी व्यवस्थाएं होती, संजीव जी, आप सोचिए ना, आप उस रूट पे जाइए, आप उस जड़ पे जाइए कि जहां पे उसका समाधान हो सकता है। अगर पार्किंग की व्यवस्था वहां होती तो आज स्थितियां यह नहीं होती, इतना विकराल रूप नहीं लेती। दीपक रावत दिव्यदर्शनी जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या सरकार एक सजेशन लेना चाहती है तो उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी घर घर से कूड़ा उठाती है, 50 रुपए महीने के लेते हैं वो, आप जूट का थैला या कपड़े का थैला उनके माध्यम से घर घर में भिजवाइए। जिस घर से वो कूड़ा उठाते हैं उसी घर के लिए उनको वितरित करवाइए और हर महीने कम से कम एक थैला दीजिए। 50 रुपए आप ले रहे हैं ना, आप 60 रुपए ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, 10 रुपए बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर आप उसको हर महीने एक थैला उनको दीजिए। बहुत हद तक इस प्रदेश की समस्या का समाधान हो जाएगा, कम से कम देहरादून की समस्या का समाधान हो जाएगा। जब उनको घर में खुद जूट का थैला या कपड़े का थैला मिल जाएगा तो निश्चित रूप से जब वो जाएंगे बाजार में तो उसी में सब्जियां लेके आएंगे। काफी हद तक एक समस्या का समाधान हो सकता है, ना कि एक प्रोपेगेंडा करके, एक पूरा मैनेजमेंट करके आप कोई व्यवस्था बनाएं और फिर उसको बड़ी तरीके से वितरित करने की कोशिश करें एक मैनेजमेंट के तरीके से। बहुत साधारण तरीके से छपवाइए, बनवाइए और उसको उसी गाड़ी के माध्यम से दीजिए और संदेश भी सही जाएगा और जनता उसका उपयोग भी करेगी। बिल्कुल। संजीव जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे, इससे पहले मैं प्रेम पंचोली जी के पास जाऊं। आपने कहा व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई हैं। पिछली बार हमने देखा था बहुत सारे ऐसे पुल थे जो जर्जर हालत में थे, जो आधे क्षतिग्रस्त भी हो गए थे और सर्वे की बात सामने आ रही थी कि सर्वे नहीं किया जाता है। क्या इस बार सर्वे हुए हैं? क्योंकि मानसून अभी शुरू नहीं हुआ है, हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो क्षतिग्रस्त पुल है उन्हें ठीक कर लिया गया होगा। कोई सर्वे रिपोर्ट आई है? देवी जी देखिए, जो जर्जर पोल थे बिजली के, जहाँ पर दुर्घटना संभावित हो सकती थी, ऐसे जिन की भी शिकायतें मिली थी उन सभी को हटा दिया गया है। सर पोल की बात करें, ब्रिज, जो ब्रिजेस की बात है। अच्छा, पुल की बात कर रहे हैं, सॉरी। देखिए, पुल की आप जो बात कर रहे हैं, अब जैसे ये जोली ग्रांट के बाद वाला पुल जो था, ये अभी नया बना है और जिसकी भी बात आई है, जहां पर थोड़ी सी भी जो हमारा जो सर्वे टीम जाती है और वो जब उसको चेक करती है, जज करती है, जहां पर कुछ भी कमी आती है, या तो उसकी मरम्मत हो रही है या उनके स्थान पर एक नया पुल का निर्माण हो रहा है। और अभी पुल के साथ आप पोल का भी मैं बता देता हूं, क्योंकि बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में कुछ ऐसे पोल थे जो काफी पुराने लगे हुए थे, तो उन पोलों को भी चेंज मैक्सिमम कर दिया गया है। और आप राजपुर रोड की बात करें, इसी रोड की बात करें और चक्रौता रोड की बात करें, तो यहाँ पर पूरी की पूरी खंबा रहित पूरी बिजली का सिस्टम डेवलप हो गया है, पूरा अंडरग्राउंड हो गया है, जिससे शहर में एक खूबसूरती भी बढ़ी है और साथ ही जो तारों का जो झाल होता था, उससे भी शहर को एक तरह से मुक्ति मिली है। ठीक है। प्रेम पंचोली जी, आपने कहा समन्वय नहीं है, यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सही गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर बात वहीं आती है कि तंत्र जहाँ पर काम कर रहा है, आखिर वजह क्या है कि इतनी लचर व्यवस्था है? जब हर बार की एक ही समस्या है, बार बार क्यों तकलीफ होती है कि एक ठोस डेवलपमेंट प्लान नहीं बन पाता है? हमने अभी प्रेमचंद अग्रवाल का कुछ टाइम पहले बयान सुना था, उन्होंने कहा 9 करोड़ 85 लाख से बड़ी बड़ी नालियों का निर्माण होगा। 2-3 दिन पहले की बात है सर, वो मानसून शुरू होने वाला है, तो मानसून के वक्त में नालियों के निर्माण की बात करना हास्यास्पद नहीं लगता? नहीं, हास्यात्मक तो है ही, लेकिन अभी जब आपने
प्रेमचंद अग्रवाल जी की बात की या मुख्यमंत्री की बात की है, तो दोनों की तरफ से इनकी जिम्मेदारी जो अपनी उनकी जिम्मेदारी थी वो तो उन्होंने किया है ना, लेकिन काम कौन कर रहा है, काम कौन करवा रहा है, उसका आउटपुट कौन देख रहा है। माना कि नगर निगम को इस समय गौरव कुमार जी देख रहे हैं, तो जो भी बजट या जो भी प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ होगा उसमें सुनील उनियाल गामा ने साइन कर दिए, अब उसका आउटपुट तो गौरव कुमार जी को देना है ना। गौरव कुमार जी इतने निष्क्रिय हैं कि वो सिर्फ आंकड़ेबाजी करते हैं, कभी भी विकास और लोगों में आंकड़ेबाजी में कभी भी सही आउटपुट सामने पे नहीं आता है। आप देखिए कि यहाँ पर जो गलती है, यहाँ पर गलती उतनी सरकार की उतनी आम लोगों की भी है। जैसे संजय भाई ने बताया कि पॉलिथीन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अब वो बोल नहीं पा रहे बेचारे, क्योंकि वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, सत्ता में है, क्या पता कुछ डांट फटकार पड़ जाए। देखो दिक्कत ये है कि ये हमारी गलती है आम लोगों की। सरकार ने तो बोल दिया पॉलिथीन बंद है, तो मैंने अपनी जेब में कोई झोला लेने गया, बैग ने गया सब्जी खरीदने, सब्जी बेचने वाला बिल्कुल ग्राउंड जीरो का व्यक्ति है, वो बहुत बड़ा ठेकेदार नहीं है। बहुत बड़े ठेकेदार ने तो बड़े ट्रक उतार दिए उनकी मंडी में। जो आम व्यक्ति है वो सब्जी बेचने वाला है, अब वो अगर सब्जी न दे थैली के बिना तो उसकी दुकान चलेगी नहीं। उसने वो भी चोरी छुपे कहीं से पॉलिथीन लेके आता है। लेकिन पॉलिथीन जहां से चलती है ना, वहां से कई टोल प्लाजा लगे हुए यहाँ पे। क्या आपने उस गाड़ी को रोका? देहरादून में तो पॉलिथीन नहीं बनती है, अगर बनती होगी तो आप उसको एंट्री कैसे दे रहे हैं? उसका लाइसेंस पॉलिथीन बनाने का है, और किस तरह का पॉलिथीन बनाने का लाइसेंस है, कहाँ मार्केटिंग करता है, तो ये इस काम को तो सरकार ने देखना है। लेकिन हम इस्तेमाल पॉलिथीन कर लेते हैं। बाय द वे मैं अगर सब्जी लेने जाऊं, मेरे पास जूट का या कपड़े का कुछ भी सामान एक थैला है जिसको मैं 2-3 दिन में फेंक दूं, तो वो मेरे पास होगा तो सब्जी वाला दे देगा उसमें। लेकिन मेरे पास है ही नहीं, मैं कहता यार दे दे यार, कोई बात नहीं, दे दे यार, कल से मैं थैला ला दूंगा। ऐसा भी मैंने देखा मंडियों में, रिक्वेस्ट करे भाई साहब कल दे दे, वो कह रहा भाई साहब चुपके से ले लो ऐसे से। जो ये नाटकबाजी है ना, ये दोनों तरफ से गड़बड़ है। और जहां तक सरकार की बात रही, सरकार बजट दे रही है, लेकिन किसको दे रही है? जिनको जो चलाने वाले लोग हैं, जो निर्माण करने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जिनको आउटपुट और इनपुट दिखाना है, उन लोगों के चरित्र में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ताकि आउटपुट सही नहीं आ रहा। लेकिन प्रेम पंचोली जी, जो आप कह रहे हैं कि आउटपुट देने वाले लोग अलग हैं, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन उन आउटपुट देने वालों की भी तो कहीं तो आंसरेबिलिटी होगी, कहीं पर रिस्पॉन्स वो करते होंगे कि क्या काम चल रहा है, कहीं तो ऊंचे लेवल पे मॉनिटरिंग होती होगी उनकी भी। मैंने कहा ना, ऊंचे लेवल पे कहाँ मॉनिटरिंग हो। गौरव कुमार जी एक पीपीटी बना के ले जाते हैं, बढ़िया। आज वो फोटो थोड़ी जो आपने ला रखी हो फोटो, उस फोटो को नहीं ले जाएंगे। वो क्या करेंगे कि तहसील चौक पे जो फुट ब्रिज बना रखा है, जिसमें चूहा भी नहीं जाता, उस पे बढ़िया बैनर लगा करके, उसकी फोटो लगा करके वो मुख्यमंत्री दिखाएंगे, कट ऐसे करेंगे, क्लिक, सर देखे ये पुल है, इसमें आदमी जाता है, उसमें चूहा नहीं जाता। यही जो प्रेजेंटेशन का कल्चर आया है ना, इस कल्चर से बाज आना पड़ेगा। आप बताएं, संजीव वर्मा जी को पूछिए, या हमारे यूकेडी के भाई साहब को पूछिए, या राजकिशोर जी को पूछिए, इन्होंने भी सरकार चलाई है, और इन्हीं के जमाने वो पुल बना है, राजकुमार ने बनाया, वो विधायक राजपुर के विधायक हैं, उनकी सिफारिश पे पुल बना। उस पे चूहा क्या मकड़ी भी नहीं जा रही आजकल। और उसमें जो गंदा काम हो रहा ना, मैंने तो उसकी वीडियो बनाई थी एक बार, अशोक जी ने मुझे बोला, डीआईजी साहब ने, अरे प्रेम यार तो हमको जीने नहीं देगा। उन्होंने 2-3 दिन वहां पुलिस के पहरा लगा दिया, वहां ताला लगा दिया। क्यों बनाया? कितने करोड़ का है वो जी। इस तरह के जो काम हो रहे हैं वो बिल्कुल डस्टबिन में जा रहे हैं। और वो जिसने वो पुल बनाया उसका बेचारे यहाँ बिल्डिंग बन गए, उसके बच्चे कहीं विदेश चले गए पढ़ने के लिए। और जिसने दस्तखत की रिकमेंडेशन एनओसी जो राजकुमार विधायक ने दी, कांग्रेस का विधायक था। ऐसे क्या पता इस बार भाजपा की किसी विधायक ने एनओसी दी होगी कि सारी नालियां बंद कर दो, पानी आएगा तो ऊपर से बहेगा। अरे भाई, पानी को तो नीचे जाना है ना, यहाँ से थोड़ा बहेगा तो आगे से नीचे जाएगा, तो पानी जल भराव नहीं होगा जी। हम वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक जैसे काम जरूर करते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जो पुल की फोटो है ना, उसको ज्यादा प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं, जो तहसील चौक पे जी। ऐसी इनकी कई फोटो बना रखी है। और मुख्यमंत्री सोचता कि बात सही है। कभी मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री को, जैसे वो नैनीताल में चाय बनाने जाते हैं, अरे देहरादून में कभी पैदल घूमे महाराज? हमारे नौजवान धाकड़ मुख्यमंत्री जी जब नैनीताल जाते हैं तब तो चाय बना लेते हैं, वहां ठेली पे पिला देते हैं सब लोगों को, खुद भी पीते हैं। अरे कभी देहरादून में पैदल घूमे ना, आजकल घूमे ना बरसात के दौरान, पता चल जाएगा ड्रेनेज सिस्टम आपका, आपने जो करोड़ों रुपए दिए किस ठेकेदार को दिए। अरे चाहे तुम्हारी पार्टी का ठेकेदार, उसको बोलो यार हमारा नाम ऊंचा कर दे, अच्छा काम कर दे।
भाजपा का ही नाम ऊंचा होगा उसमें। ठीक है, दीपक रावत जी, फाइनल कमेंट आपसे लूंगी। ये जो तमाम बातें एक कटाक्ष के तौर पर प्रेम पंचोली जी ने कही हैं, ये बहुत गंभीर विषय है कि जहां पर खुद मुख्यमंत्री जब निर्देश देते हैं उनकी अनसुनी अगर की जाए तो आम जनता क्या करेगी? देखिए कटाक्ष नहीं है पंचोली जी का। उस ओवरब्रिज का जिस कारण से बना था उसका यूज नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ सरकार के बैनर जरूर लगे रहते हैं बड़े बड़े वहां। कोई भी अगर नई उपलब्धि हो उसके दोनों तरफ बड़े बड़े मुख्यमंत्री का चेहरा होगा या किसी मंत्री का चेहरा होगा, उसमें बड़े बड़े बैनर जरूर लगे रहते हैं। विज्ञापन के रूप में उसका उपयोग बहुत हो रहा है। जिस चीज के लिए उपयोग किया गया था, बनाया गया था, वो उपयोग उसका नहीं हो रहा है। देखिए इस समस्या का समाधान, देखिए ये ड्रेनेज की समस्या का समाधान तो सरकार को करना पड़ेगा और ये निश्चित रूप से इनको मानना पड़ेगा कि अब इनसे गलती हो चुकी है, ये बहुत लेट हो चुके हैं। मानसून ने भी इनको 15 दिन का समय दिया, उसके बावजूद भी ये काम समय पर नहीं कर पाए। और अब इस स्थिति में जब मानसून बिल्कुल सर पे हाथ खड़ा हो रखा है, अब आने वाले 2 महीने तक ना चाहते हुए भी यहाँ की जनता को इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा, इस समस्या से जूझना पड़ेगा। अब सरकार को आज भी सचेत रहे हैं, अब पानी रुकने वाला है, पानी रुकने से बीमारियां होने का खतरा है। जितनी जल्दी हो सके सरकार आने वाले 2 महीने के बाद जो समस्या का समाधान होने वाला है, बरसात के बाद जो बीमारियां आने वाली हैं, उसकी तैयारी कर ले, क्योंकि इनके हाथ से ये चीजें निकल चुकी हैं। अब तो ये नहीं हो सकता। अगले साल के लिए इनके पास अगला कोई और प्लान होगा, कोई और जुमला होगा, उसका हम बाद में विश्लेषण करेंगे। फिलहाल अब यही हमारा सजेशन है कि जो बीमारियां होने वाली हैं उसकी रोकथाम के लिए आप सचेत हो जाइए। ठीक है, गिरिराज किशोर जी, फाइनल कमेंट। देवीदर्शनी जी, मानसून की पहली बारिश में सरकार की जो है आपदा जो प्रबंधन है इसकी पोल खुल चुकी है। अभी भी सरकार अलर्ट मोड में आए, वाकई बहुत विकराल रूप ये सब ले सकती है बरसात जो है निश्चित रूप से आने वाले समय में। आप लोग अलर्ट हों, आप लोग जो है सरकार को इस समय चाहिए, मुख्यमंत्री जी को, जितने मंत्रीगण हैं, ये राजधानी है, स्मार्ट सिटी के नाम पे आप हजारों करोड़ रुपए यहाँ पे लगा चुके हो। इस स्मार्ट सिटी के नाम पे आप लोगों को स्वयं घूमना चाहिए। पंचोली जी बिल्कुल अभी सही कह रहे थे, सीएम साहब आप पैदल निकलो, पैदल घूमो अगर आप चाहते हैं वाकई। और अपने जितने मंत्रीगण हैं आपके, निश्चित रूप से जो शहरी विकास मंत्री भी हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, अरे बाहर निकलो, उस एसी से बाहर निकलो, उस आराम से बाहर निकलो। और जो जनता जिस हिसाब से आज जी रही है, आज निश्चित रूप से जो जनता इस समय जो फेस कर रही है इस बरसात के पहले, लगभग पहले राउंड में पहली बारिश हुई है, तो आप कम से कम चेते हैं। और अलर्ट मोड में जो लास्ट मोमेंट पे आप लोग आते हैं, तो अभी भी जो स्थितियां हैं वो स्थितियां निश्चित रूप से जो ड्रेन सिस्टम होता है मैडम, वो एक ये बरसात में बेन जो होता है वो ड्रेन सिस्टम होता है, उसमें सुधार कैसे हो सकता है? ये 80% बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर 40 और 50% पे भी ये पहुंच जाए और उसका निदान अगर ये ढूंढ ले निश्चित रूप से, तो आने वाले समय में कुछ स्थितियां सुधर सकती हैं इस बरसात। प्रेम पंचोली जी, फाइनल कमेंट सर। मैं तो फाइनल अपनी जनता से निवेदन करूंगा कि घर से कपड़े का थैला ले जाएं। कम से कम संजीव भाई दूसरे दिन ये ना बोले कि पॉलिथीन ने गड़बड़ कर दिया है, और स्वीकार तो किया उन्होंने, पर जनता से निवेदन है। और वो थैले बनाने काम करते हैं, अब कल से दिखी जाएगी जी, ये निवेदन है। ठीक है, संजीव वर्मा जी, फाइनल कमेंट सर, क्या कहेंगे और क्या तैयारियां अब बेहतर देखने को मिल सकती है आने वाले वक्त में? दिव्या जी, देखिए सरकार अपनी तरफ से मानसून को लेकर पूरी तैयारी में जुटी हुई है। और मानसून से पहले ही जो हमारी एक हाई लेवल कमेटीज की माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम जिलों में बैठकें ली हैं, और वहाँ के जितने भी जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं तमाम जिलों के, और जो हमारे अधिकारी हैं, उनको जो मानसून सीजन है उसमें किसी भी प्रकार की जान माल की हानि ना हो, उसके बचाव के लिए जो भी तमाम इंतजाम किए जा सकते हैं उसके लिए उनको दिशा निर्देश दिए, और सबको अलर्ट मोड पे रहने के भी दिशा निर्देश दिए। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की को भी पर्याप्त मात्रा में तैनाती के लिए भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए। जी, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कैसे पहले ही बारिश ने तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। हालांकि असहाय यहाँ पर नजर आ रहे हैं खुद नगर आयुक्त, जिन्होंने कहा है कि मशीनरी से जो साफ हो सकती है नालियां वो 100% हैं, लेकिन मैनफोर्स जहां पर जरूरत है वहां पर 80% अभी काम हो चुका है, 20% रह गया है। अब ये देखना होगा कि जो मानसून शुरू होने से पहले अगर 20% काम पूरा हो जाता तो ठीक है, वरना ये 20%
जो काम पूरा नहीं हुआ है उसकी भरपाई नगर निगम कैसे करेगा और जल भराव की स्थिति से कैसे निपटने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि हर बात जो है मुख्यमंत्री पर नहीं डाली जा सकती है। मुख्यमंत्री निर्देश दे सकते हैं लेकिन काम करना अधिकारियों का काम है और उसको कैसे सुनिश्चित किया जा सके ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।